Okay. So I'm starting, before wasting the time, just I'm starting the sharing of my screen, and this is okay. Now you are able to hear me, and you are able to see the PDF जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या डिस्कस था, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। ओके, we were discussing about the Kirchhoff law and I am repeating again the Kirchhoff law। आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट है Kirchhoff law में फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल। At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. This applies equally well if instead of a junction of several lines we consider a point in a line. The proof of this rule, ये सब करने का जरूरत नहीं है, हमारा केवल यहाँ से है, हमारा फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा। जितना करंट जंक्शन पे आता है उतना करंट जंक्शन से जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। Means at any junction the sum of the current entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. Current leaving the junction is taken as negative and current entering the junction is taken as positive. That means summation of I जो होता है हमारा, समीशन ऑफ आई जो होता है वो 0 होता है। दैट मीन्स समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0। किसी भी जंक्शन के लिए ये सही है, किसी भी जंक्शन पे समीशन ऑफ आई जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर हम इसको कहें जंक्शन पे टोटल करंट जो होता है वो 0 होता है, तो समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 एंड कीप इन माइंड दैट ऑल द करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। इसके बाद हमारा सेकंड लॉ तक, और इसके बाद यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ इंडिकेट क्या करता है। फर्स्ट लॉ इंडिकेट the conservation of charges. Okay, first to indicate the conservation of charges. Now the second rule, Kirchhoff's second rule, which is also known as loop rule. The algebraic sum of charges in potential around any closed loop involving resistors and cell in the loop is 0. Okay, means in a closed loop, अगर हम इसको ऐसे कहें, यहाँ से हम इसको कॉपी कर दें, इन अ क्लोज्ड लूप in a closed loop the algebraic sum of changes in potential around any closed loop तो 2 बार आ गया ना, change around potential involving resistor and cell in the loop is 0। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं इन ए क्लोज्ड लूप द algebraic sum of potential अराउंड एनी क्लोज लूप का जरूरत नहीं है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं।
बस दैट इज द सेकंड, और इन सब का कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा सेकंड रूल है, किरचॉफ सेकंड लॉ। इन अ क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। इसमें हमारा पोटेंशियल कहाँ कहाँ का आएगा, रजिस्टर्स का आएगा और सेल का आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट मीन्स समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ वी, यहाँ पे हम लेंगे समेशन ऑफ वी, समेशन ऑफ वी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। और यहाँ पे हमको ये याद रखने वाली बात है कि किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो क्या इंडिकेट करता है, किरचॉफ सेकंड लॉ, यस, किरचॉफ सेकंड लॉ इंडिकेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं सेकंड लॉ इंडिकेट conservation of energy. Okay, this is about the first law and second law। किरचॉफ के ये दो रूल हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम निकाल के लाते हैं, रुकिए, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, डाउनलोड कैसे हो गई? यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो, यस सर, ओके सर। ओके, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ये हमारे पास किरचॉफ लॉ का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास लूप है ए बी सी डी ई एफ। ओके, और यहाँ से हमारे पास सेल लगा हुआ है, एक ये 20 वोल्ट का सेल है और ये एक 80 वोल्ट का सेल है। यहाँ से करंट जा रहा है I2 और यहाँ से करंट जा रहा है I3। ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखो, फर्स्ट मेथड किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लगाएंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसी भी जंक्शन पे लगाएंगे तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये करंट यहाँ से जा रहा है और ये करंट यहाँ से आ रहा है। मीन्स I1 ऊपर की तरफ है और I2 नीचे की तरफ है और I3 ये है इधर। तो आप क्या कह सकते हैं, यानी I1 और I2 मिल करके I3 के इक्वल है। फिर से देखिएगा, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से ये करंट आ रहा है तो I3 पॉजिटिव हो गया। ठीक, ओके। I1 भी आ रहा है तो I1 भी पॉजिटिव हो गया और I2, थोड़ा सा इसको बड़ा करें हम, क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है और ये जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक है,
तो सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, ये दूर जा रहा है दैट मीन्स -I1, ये दूर जा रहा है मीन्स -I2, और ये आ रहा है दैट मीन्स ये I3। इसका मतलब ये हो गया कि I3 करंट जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ एक बार फिर से। किसी भी जंक्शन पे द फर्स्ट किरचॉफ लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे एट एनी जंक्शन द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0 एंड द करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। तो I1 नेगेटिव, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव। आइए हम इसको सॉल्व करें। तो I1 कहाँ है, I1 नेगेटिव है, I1 आपका ये नेगेटिव है, तो -I1 और फिर -I2, -I2 और I3 पॉजिटिव है तो +I3 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस -I1 को इधर भेजूं और इस I2 को इधर भेजूं तो हो जाएगा ना I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से हमारे पास बन गया फर्स्ट वाला। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ बन गया, किरचॉफ जंक्शन रूल एट एफ नोड। एफ पे हमने एक लॉ लगाया जो हमसे कहता है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। अब हम 1 बाई 1 एक लूप में जाते हैं। तो आइए हम लूप में चलते हैं, ABCFA। लूप का नाम हो गया ABCFA। अब चलना कैसे है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, देखो I1 इधर जा रहा है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो कहाँ कहाँ रुकेंगे, दो जगह रुकेंगे। जहाँ रजिस्टर मिलेगा वहाँ रुकेंगे और जहाँ सेल मिलेगा वहाँ रुकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए से हम चलते हैं तो 30 मिलता है। इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है I1, तो हम कह सकते हैं 30I1, ये रहा 30I1। ठीक, इसने नेगेटिव लिया है, आप पॉजिटिव लेके करिए, सेम इक्वेशन बनेगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, इधर लिख पाएंगे कुछ, कहाँ और वो कहाँ गया, अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट लूप को, मैं एक बार आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। इन लूप, लूप का नाम रख दिया हमने ABCF और A। इस लूप में हम जाते हैं और हमारा रूल समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो जब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, और इसमें करंट कितना है I1, तो 30I1। ठीक है, ये हो गया आपका 30I1। इसको लिख नहीं सकते हैं क्या नीचे करके, सर स्पेस बटन दबा के करेंगे तो होगा सर। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 30I1, ये 30I1 हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो वापस हम इसको वापस कर देते हैं ऐसे ही, प्लस अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, प्लस अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, 30 के बाद हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हमको कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
नॉट प्लस, हम यहाँ पे लिखेंगे -20। -20 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमको नेगेटिव टर्मिनल मिला। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको मिला ये वाला रेजिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +20 I3, 20 I3, 20 I3। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वल्स टू हो गया 0। ये किरचॉफ का लूप लॉ है। फिर से एक बार, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो दैट इज 30I1, दैट इज -20, दैट इज 20I3 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब उसके इक्वेशन को चेक करते हैं, उसने क्या किया? उल्टा चला है ना। ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है इसमें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा -30I1। यहाँ पर भी उल्टा चलेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल मिला तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो नेगेटिव लेंगे, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है इस तरीके से चलने में। और जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप चलेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा। कैसे हमने बताया? करंट की डायरेक्शन में चलिए, ठीक है, सब पॉजिटिव होगा और जैसा टर्मिनल मिलेगा वैसा लेंगे। फिर से करंट की डायरेक्शन में चले तो 30I1, नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -20, और फिर आगे बढ़े तो 20I3 इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। इस 20 को अगर हम उधर भेजेंगे तो सेम इक्वेशन आएगा। देखो, इस नेगेटिव को उधर भेजिए और इस नेगेटिव को उधर भेजिए तो इसका इक्वेशन भी वही बनेगा, 30I1 + 20I3 इक्वल टू 20। मेरा भी वही बनेगा, 30I1 + 20I3 इक्वल टू 20। अब इसमें से हम क्या करते हैं? 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन लेने के बाद क्या होगा? 10 कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा 3I1, 3I1, 3I1। उसके बाद फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो 20 को उधर भेज देंगे। यहाँ से 10 कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया आपका +2I3, 2I3 I और ये 3, 2I3। ठीक है, फिर इक्वल्स टू, हमने 20 को उधर भेजा था तो उसमें से 10 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास बचा 2। अब ये देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। 3I1 + 2I3 इक्वल टू 2, 3I1 + 2I3 इक्वल टू 2। ये इस लूप का कहानी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इस लूप में। ठीक है, इन्होंने जो इक्वेशन बनाया वो तो बनाया ही है, हम आपको बताते हैं कैसे इक्वेशन हमने बनाया है। कैसे भी आप बनाए कोई दिक्कत नहीं है। इन लूप, नाम लिख दो लूप का, कैसे भी आप चल सकते हैं, CFED, ऐसे ही हम चलेंगे। कैसे भी आप चल सकते हैं, CFEDC, ये हमारे लूप का नाम हो गया। अब जब हम इसमें चलेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा वो जरा देखिए। हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले 20 मिल गया, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 20I3। हमने लिख दिया 20I और यहाँ पे 3, ये हो गया आपका 20I3, 20I और ये 3, 20I3। फिर हम आगे बढ़े तो हमको क्या मिला? हमको नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो हमने लिखा -80, -80, ये हमने लिख दिया। फिर हम आगे बढ़े तो हमको फिर ये मिल गया 20, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2, तो हम लिखेंगे +20I2, I2, 20I2। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिला? नेगेटिव टर्मिनल, तो फिर हम लिखेंगे -20 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से हम चल रहे हैं लूप CFED। बिल्कुल कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आप C से भी चल सकते हैं, आप F से भी चल सकते हैं, आप E से भी चल सकते हैं, आप D से भी चल सकते हैं। बस करना क्या है, जहां से चलेंगे वहीं पे वापस आएंगे।
अगर कोई बच्चा सी से स्टार्ट करता है तो यहाँ से ऐसे जा करके वापस सी पे आएगा। मैंने एफ से स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे जा करके ऐसे वापस आऊंगा। आप अगर ई से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जा करके ऐसे वापस आएंगे। चलना करंट की डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में चलना है। फिर से हम देखते हैं, हमारा लूप है सी एफ ई डी सी। तो चलिए सी से स्टार्ट करते हैं। तो सी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, ये लिख दिया हमने -20, ये रहा -20। फिर हम आगे आए करंट की डायरेक्शन में तो 20I3, ये रहा 20I3। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो नेगेटिव टर्मिनल मिला -80। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 20I2 मिला, ये रहा 20I2 इक्वल्स टू 0। एनी डाउट बेटा? कोई डाउट है? अब हम बताते हैं कि सॉल्यूशन में कैसे चला गया वो देखिए। सॉल्यूशन में क्या किया गया, उल्टा चला गया, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर करंट के उसने लूप ही दूसरा लिया, उसने लूप लिया ए बी डी ई, ए बी डी ई। आइए इस लूप में चलते हैं। उन्होंने क्या किया, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं तो पहले 30 -30I1 हो गया, फिर बी के बाद डी पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ये हम चल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव ना लेकर के यहाँ इन्होंने पॉजिटिव लिया है तो 20I2 हो गया है। और फिर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो इन्होंने इसका उल्टा लिया है -80। अगर आप करंट की डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा वहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा, जहाँ नेगेटिव टर्मिनल आएगा वहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसीलिए हम इस तरीके से बच्चों को नहीं बताते हैं। हमारा सीधा सा फंडा है, करंट की डायरेक्शन में चलो, और करंट की डायरेक्शन में चलते हुए रजिस्टर्स जहाँ पे आते हैं पॉजिटिव ले लो, और टर्मिनल आपको पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव ले लो। एक बार फिर देखिए, ये अलग लूप में गए हैं, हम अलग लूप में गए हैं। हमारा लूप है CFED। तो सी से चलना शुरू करेंगे सबसे पहले तो नेगेटिव टर्मिनल -20, फिर 20I3, फिर -80, फिर 20I2, ये हो गया, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन अलग बनी, हमारी इक्वेशन अलग बनी, क्योंकि इन्होंने अलग लूप लिया, हमने अलग लूप लिया। लेकिन इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके जरा I1 और I2 का वैल्यू निकाल के बताओ तो। देखना जहां पे I3 होगा वहां पे हमको कुछ और लिखना है। I3 की जगह हम क्या लिखेंगे, I3 की जगह हम I1 प्लस I2 लिखेंगे। यानी अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें थोड़ा सा आगे बढ़ करके तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3I1। आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। 3I1, ठीक है, फिर +2, ये हो गया आपका +2, और I3 की जगह हम लिखेंगे I1 प्लस I2। तो I3 की जगह लिखेंगे I1 प्लस I2। I1 प्लस I2, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज्ड। ठीक, फिर इजिकल्स टू 0, ये हो गया इजिकल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन में खत्म हो जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो बेटा, ये 3I1 और 2I1, दैट इज टोटल 5I1। सो दैट विल बी 5I1, 5I1 हो गया, प्लस 2I2, प्लस 2I2 इक्वल्स टू, फिर हो गया आपका इक्वल्स टू 2, मतलब 0। एक बार फिर से,
3i1 plus 2i3 equals to 2, 3 का 3, i1 plus 2i3 means i1 plus i2 is equals to 0, 3i1 plus 2i1 that is 5i1 plus 2i1 is equals to 0, 2i2 is equals to 0. ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा 20i3. तो इसको हम लिख सकते हैं 20i3 की जगह लिखेंगे i1 plus i2, i1 plus i1 plus i2. ठीक है, ये हो गया आपका i1 plus i2. ये 20i3 गया i1 plus i2 -80 और -20, तो ये हो गया आपका -100. इसको उधर भेज देंगे तो +100 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इक्वल्स में यहाँ पे 0 क्यों आया जी? इक्वल्स में यहाँ पे 2 रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ भी इक्वल्स टू 2 रहेगा और यहाँ पे ये 100 उधर चला जाएगा. यहाँ पे बचा 20i2, तो आगे हो जाएगा हमारा +20i2. तो बस बेटा वेबकैम हम ले आएंगे तो बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे. 1-2 दिन एडजस्ट कर लो. आपको लग रहा होगा कि एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन हम स्पीड पकड़ेंगे, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेंगे. बस 1-2 दिन वेट कर लो. ठीक है. इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 80 और 20 100. ओके. अब देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आया हमारे पास. इसको सॉल्व करने पर आया हमारे पास 20i1. तो ये रहा 20i1, 20i1. ठीक. और आगे बढ़ते हैं तो प्लस ये 20i2 और ये 20i2, तो ये हो गया आपका 40i2. 40i2 इक्वल्स टू 100 है, तो ये रहा 100. क्या कर सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं. अगर 20 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा i1 और प्लस i1 प्लस 20 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 2i2 हाँ आंसर आ गया तो बोलिए आप लोग. इक्वल्स टू 100 में से 20 कॉमन लेंगे तो 5 आएगा. यहाँ पे 5 आ गया. ये हमारा 2 इक्वेशन बना. एक बना 5i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 2, एक आया i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 5. अगर इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं तो 2i2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा 5i1 माइनस i1 मतलब 4i1. तो यहाँ बचेगा 4i और ये हो गया 1, 4i1 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -5 हो जाएगा. तो 2 - 5 यानी कि -3 इक्वल्स टू -3. एक बार फिर से 5i1 plus 2i2 इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड i1 plus 2i2 इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. 2i2 कैंसिल हो गया तो 5i1 माइनस i1 4i1 और 2 - 5 इक्वल्स टू -3. तो यहाँ से आपका आंसर आया i1 इक्वल्स टू -3/4. दैट इज द आंसर. देखिए उसका कितना आंसर आ रहा है. उसने तो आंसर निकाला ही नहीं, केवल 2 इक्वेशन बना करके छोड़ दिया है.
इस तरह से आपको I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। I1 का वैल्यू -3/4 आया, बिल्कुल हिमांशु सही है। I2 का वैल्यू 20, ठीक। I1 का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो I2 का वैल्यू आ जाएगा और I3 का वैल्यू आ जाएगा। तो चेक करेंगे, आपका होमवर्क है, I2 और I3 निकालिएगा और I3 का वैल्यू 17/8 है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको दे दे रहा हूँ आंसर। I2 आप निकालेंगे, I2 का वैल्यू आएगा, I2 का वैल्यू आएगा कितना, 23/8, 23/8 करके देखिएगा 23/8 आ रहा है कि नहीं। और I3 का वैल्यू आएगा, क्योंकि हमारा सेशन एंड होने वाला है, एकदम 3 मिनट बचा है बस, है पूरा एक क्वेश्चन में चला गया। बहुत जल्दी हम स्पीड पकड़ेंगे बेटा ना, 2 दिन से हमको भी अफसोस हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सेशन खत्म हो जा रहा है। एक तो आपका 1 घंटे का सेशन 45 मिनट का हो चुका है वैसे ही, है तो 15 मिनट वैसे ही कम हो गया और थोड़ा टाइपिंग में टाइम चला जा रहा है। तो 17/8 ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको चेक करेंगे कि क्या आपका I1 का वैल्यू निकल गया। I1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, I2 आ जाएगा, और I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन इसमें रखेंगे, I1 + I2 = I3, तो I3 का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन NCERT के PDF में हैं, मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये पेज नंबर है आपका, मैं बता देता हूँ, आपका पेज नंबर है 116, पेज नंबर 116 पे एक क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके हमको आंसर बताइएगा कि I1 कितना आया, I2 कितना आया और I3 कितना आया। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आज डेट कितना है, आज डेट है 16/7, ठीक। 2020 में 16 जुलाई को ये होमवर्क आपको मिला है, ठीक है। ये आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए जब भी स्कूल खुले। वैसे तो स्कूल का कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि कब खुलेगा, लेकिन जब भी खुलेगा करेंगे। समीर, चीजें क्लियर हुई? किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। ये होमवर्क नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर 116 पे ये होमवर्क है। कल आप इसका आंसर बताएंगे हमारे डिस्कशन में। ओके, हमारे पास 1 मिनट और बचा है, उसके बाद आपका अपना सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ लॉ का ये वाला क्वेश्चन है जो पिछली बार सनबीम के प्री बोर्ड में आया था। और आगे बढ़ते हैं हम, तो और आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिर व्हीटस्टोन भी जाएगा। यानी कि किरचॉफ लॉ में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको NCERT के मिलेंगे। अगर मेरे पास टाइम है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भी देखो किरचॉफ लॉ पे है, सब कुछ किरचॉफ लॉ पे है। एक्सरसाइज फटाफट निकल जाएगा तो अच्छा होगा, ठीक है, एक्सरसाइज निकल जाएगा तो अच्छा होगा। एक्सरसाइज 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 हाँ, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर